सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देख सकते हैं आपका टेस्ट कोड बताया गया है 2103 और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका सी है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था। इसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। इसी समय दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था 1946 में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सदन में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? कह रहा है किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत से के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। राजभाषा को, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन को, मौलिक अधिकार को या 5वीं अनुसूची को? तो ये आपको बताना है। तो विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है किसमें? मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। सॉल्यूशन देख लीजिए। संविधान में निम्नलिखित 3 तरीकों से आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। 3 तरीका है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। आगे बताया जा रहा है संसद के विशेष बहुमत में प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान का वाले सदस्यों के संख्या का 2/3 बहुमत शामिल है। इस प्रकार विशेष बहुमत से जो प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं उनमें शामिल है मौलिक अधिकार, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अन्य सभी प्रावधान जो पहली साधारण बहुमत और तीसरी साधारण बहुमत प्लस राज्य विधानमंडलों की संस्तुति श्रेणियों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। आगे देखिए, राजभाषा, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और 5वीं अनुसूची जैसे प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो मौलिक अधिकार को ही विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। बाकी राजभाषा को, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन को, 5वीं अनुसूची को, ये सब जो है आपको साधारण बहुमत से इसका संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का और फिर नीति निर्देशक को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पर देख सकते हैं राजभाषा साधारण बहुमत से, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन साधारण बहुमत से, 5वीं अनुसूची साधारण बहुमत से, लेकिन मौलिक अधिकार हो गया विशेष बहुमत से। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर आपको भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य को भाग 4A में शामिल किया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य है। टोटल कितना मूल कर्तव्य है? 11, जो वैधानिक कर्तव्य हैं और विधि द्वारा परिवर्तनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? किसके पास विधान परिषद के सृजन की शक्ति है? विधान परिषद का सृजन कौन कर सकता है?
तो ये राष्ट्रपति कर सकता है, संसद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो संसद कर सकता है विधान परिषद की सृजन। 6 नंबर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो बिहार का पहला राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम। बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित की जा सकती है? मतलब यदि दया याचिका में लेट किया जा रहा है और उसको मृत्युदंड की सज़ा पड़ गई है और दया याचिका में लेट किया जा रहा है, विलम्ब किया जा रहा है, तो इसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद में परिवर्तन हो सकती है। ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था? वो कौन सा केस था? तो ये था शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। 8 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 25% से अधिक, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक, 25% से अधिक, 15, 35 या 20, कितना से अधिक होगा? नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बी हो गया, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना होगा मंत्रियों की संख्या, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टी कृष्णमाचार्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं थे। देखिए डिस्कशन, संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी जिसे 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य। 7 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, BR अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। उन्होंने BL मित्तर का स्थान लिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BL मित्तर का स्थान किसने लिया था? N माधव राव ने, जिन्होंने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया था। BL मित्तर का तबीयत खराब चल रहा था, इसलिए BL मित्तर ने प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया था। उसके स्थान पर कौन आए? माधव राव। आगे देखिए 7वां नंबर में TT कृष्णमाचार्य। TT कृष्णमाचार्य जो हैं, इन्होंने DP खेतान का स्थान लिया था, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। DP खेतान भी थे प्रारूप समिति के सदस्य में, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर कौन आया? TT कृष्णमाचार्य। माधव राव किनके जगह पे आया था? BL मित्तर के जगह पे, BL मित्तर के स्थान पे। BL मित्तर का तबीयत खराब चल रहा था, त्यागपत्र दे दिए, उनके स्थान पर N माधव राव आए। DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचार्य आए। और ये सारा नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? अम्बेडकर। गोपाला स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचार्य। 2-3 बार इसको देखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिए। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया था। प्रारूप 6 महीने से कम समय में तैयार किया गया था,
लेकिन 6 महीना के भीतर भीतर टोटल 141 बैठकें हुई थी। 7 सदस्य मिलकर के 141 बैठकें किए थे 6 महीना के भीतर, और एक प्रारूप तैयार कर दिया गया था, संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष किससे बनाया गया था? अम्बेडकर को। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। वैसे नॉर्मली लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन बोल रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से कौन नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा जो अध्यक्ष हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब दोनों सदनों में किसी मुद्दे पर लेकर के गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए तो उनके स्थान पर देखिए आगे बताया गया, वहीं उसकी अनुपस्थिति के उपाध्यक्ष कार्यभार संभालता है। यदि लोकसभा न रहे तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा। यदि संयुक्त बैठक से उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है, उपाध्यक्ष भी नहीं रहे, तो राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। और यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति जिसे संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाता है वह बैठक की अध्यक्षता करता है। और यदि उपसभापति भी नहीं है तो एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा उस बैठक में से और वही व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करता है उस सदन संयुक्त बैठक की। आगे बताया गया, देखिए इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्यसभा के सभापति तथा राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करता है? तो राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं और राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ था राष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ये दोनों नहीं कर सकता, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया? ई। 12 देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 51 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं। कैग गार्जियन ऑफ द रिपब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षता क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। किसको सौंपने की बात की गई है? संसद और राज्य विधानसभा को। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी या फिर ई होगा? चलिए एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलिए कैग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का संविधान भाग 5 के अध्याय 5 के अंतर्गत कौन सा भाग में है? 5। वहाँ क्या बताया था? 6, इसलिए वो गलत हो गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। ये किस में? भाग 5 के अध्याय 5 में।
भाग 5 के अध्याय 5 में कैग का उल्लेख है। संविधान के 148 से 151 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं, ये वहाँ पे सही हो गया। आगे देखिए, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति साइन कर देता है और अधिपत्र दे देता है तो कैग की नियुक्ति हो जाती है। वह 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वह पद धारण करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक या गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। यहाँ बताया जा रहा है वह सार्वजनिक धन का संरक्षक या फिर गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है उसका कर्तव्य है कि भारत के संविधान और संसद के कानूनों को वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में बनाए रखना है। आगे देख लीजिए इसका, वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित लेखा प्रारूप या ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है। किसको किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। केंद्र के लिए राष्ट्रपति को और राज्य वाले को राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे क्रमशः संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति संसद में रखते हैं और राज्यपाल दोनों विधानमंडलों में रखते हैं। ठीक है, वह राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट देता है। विनियोग खाते पर 1 ऑडिट रिपोर्ट देता है, वित्त खातों पर 1 ऑडिट रिपोर्ट देता है, सार्वजनिक उपक्रमों पर 1 ऑडिट रिपोर्ट देता है। विनियोग खाते पर, वित्त खाते पर और सार्वजनिक उपक्रम पर 3 प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है। किसको देता है? कैग किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए। अब चलते हैं एक बार क्वेश्चन के पास। यहाँ पे भाग 6 दिया है, ये गलती हो गया है, यहाँ पे 5 देना चाहिए। 148 से 51 तक ये सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही नहीं है। और देखिए, कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। हाँ, करता है। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों को सौंपता है। ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल को सौंपता है, इसलिए यहाँ पे डी भी गलती हो गया, ए भी गलती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, 1 से अधिक। 14 नंबर देख लीजिए, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय जो पटना है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए केवल है, विदेशियों के लिए नहीं है? तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। विधि के समझ समानता दोनों के लिए है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों के लिए है। तो इसका आंसर ए होगा। केवल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके लिए है? केवल भारतीयों के लिए है। आगे देखिए 16 नंबर, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो ये था दिनेश गोस्वामी समिति। दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की बात कही थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। 17 देखिए,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को शामिल कर लिया गया है। वही उसी रूप को शामिल किया गया किसमें? राज्य की नीति निर्देशक के तत्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन था? तो नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर मुजफ्फरपुर था। ठीक है, ये याद रखिए, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर पटना नहीं, गया नहीं, बेगूसराय नहीं, मुजफ्फरपुर था। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण? तो न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है यहाँ पे आप बताइए। देखिए बताया गया आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत निहित है। संविधान का मूल संरचना के अंतर्गत निहित है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। किसे किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए 20 नंबर देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उससे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? मूल संरचना में परिवर्तन किए बिना संशोधन आप कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति नहीं देती है। तो ये था केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973 में बताया गया था, आप संशोधन करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है मूल कर्तव्य, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? ए। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए बताया गया यहाँ पे आपका, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसा के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, जिसकी आवश्यकता देश के आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के प्रवर्तन के दौरान महसूस की गई थी। समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 1976 का समय था, भाग 4A में जोड़ा गया था, भाग 4 के A में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य का जो विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य का विचार। वर्तमान में 10 मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और वह जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 51A में भाग 4A के 51A के अनुच्छेद में डाला गया था। हालांकि निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से मूल कर्तव्य अपनी प्रकृति में गैर परिवर्तनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते। क्वेश्चन बता रहा है 22, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है?
1, 2, 3, 4 कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? चलिए समझते हैं थोड़ा अच्छे से इसे। यहाँ पर आपका ऑप्शन आप यहाँ पे गेस कीजिए, 1 होगा, 2, 3 या 4 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कितने प्रकार के? तो वैसे आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब इसमें देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। यहाँ पर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, एक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितना हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 2, अभिव्यक्ति 3, विश्वास 4, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पे एक शब्द दिखाया गया है, अभिव्यक्ति। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, सामाजिक के बाद कॉमा, 1 आर्थिक और राजनीतिक विचार, ये 2, अभिव्यक्ति 3, विश्वास 4, धर्म और उपासना ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है? निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है 15, भाग 15 निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। 24 देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा और उस दिन को तय कौन करेगा? ये बात है, संसद करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वित्त मंत्री करेंगे, कौन निर्णय लेगा कि वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट है किस दिन प्रस्तुत किया जाए? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाएगा, ठीक है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ध्यान दीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना से प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख होते हैं, यानी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ये याद रखिए। क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो पूछ सकता है अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें सदस्यों में सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं। आगे देखिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनके प्रशासक परिषद के सदस्य होते हैं। जहां विधानसभा नहीं है तो वहां प्रशासक अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत प्रशासित राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्यपाल इसके सदस्य होंगे। अब देखिए, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आदेश 1990
द्वारा अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में बताया गया 263 में? कब से? 1990 से राष्ट्रपति के आदेश पर सरकारीय आयोग ने अनुशंसा की थी। अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है, ये इंटर स्टेट काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। पूछेगा ये किस प्रकार का निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 263 में सरकारी आयोग की अनुशंसा पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है यह उन विषयों की जांच करने, उन पर विचार विमर्श करने और सिफारिश करने वाले निकाय हैं जिनमें कुछ राज्यों या सभी राज्यों या केंद्र सरकार के साझा हित निहित हो। इसी प्रकार से बताया गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के पास। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अस्थायी समिति उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागरिकता के संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक, कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। 5 से 11 तक संविधान ने पूरे भारत के लिए एकल और समान नागरिकता का प्रावधान किया है। संविधान ने पूरे भारत के लिए एकल और समान नागरिकता, याद रखिएगा, एकल और समान नागरिकता का प्रावधान किया है भारत। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ संघीय राज्यों की दोहरी नागरिकता की विशेषताओं को अस्वीकार करता है। यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल और समान नागरिकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान राज्य की नागरिकता को मान्यता नहीं देता। भारतीय संविधान राज्य की मान्यता को महत्व नहीं देता, मान्यता नहीं देता है। यहाँ एकल और समान नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक और संविधान के भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? डीपीएसपी में कौन सा तत्व है? गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये तो मौलिक अधिकार का है, ये नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये मूल कर्तव्य का है, ये भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी में बोला भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना। सी होगा या डी होगा, बताइए कौन सा है? तो 27 का कौन सा होगा? यहाँ पे आपका सी होगा या डी होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, यही आंसर आपका है, सी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये डीपीएसपी में है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों हेतु सम्मान, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना शामिल है। शीर्ष विकल्प तो मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य का है। ठीक है, तो ये समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब चलते हैं 28। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था? अविश्वास मत से कौन पराजित हुआ था? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में, एच.डी. देवगौड़ा 1997 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में पराजित हुए थे। ये तीनों अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे। और इसके बारे में समझते हैं। संविधान के अनुसार किसी सरकार की सत्ता तभी तक बनी रह सकती है जब उस सरकार को लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त हो। संविधान बताता है कि किसी सरकार की सत्ता तभी तक बनी रह सकती है जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
संविधान के अनुच्छेद 75(3) में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा की नियमावली में इस सामूहिक उत्तरदायित्व के परीक्षण के लिए अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है। नियम के अनुसार किसी लोकसभा सदस्य को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कितनी सांसद की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50। इसके बाद इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। जब चर्चा हुई थी तो 1990 का समय विश्वनाथ प्रताप सिंह अपराजित हो गए थे। एच.डी. देवगौड़ा भी पराजित हो गए थे 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में अविश्वास प्रस्ताव में हुए मतदान से पराजित हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु को पूरा कर चुका हो? ठीक है, तो ये 35 वर्ष। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, आगे देखिए, पूरा इसका यहाँ पे बताया गया है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति होने पात्र नहीं होगा। यानी कि कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करता हो। आगे है, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अब देखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति किस विधि से की जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? दोनों सदन के सदस्य से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है और वहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाता है। फिर है, इसके अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किस प्रकार से मत पड़ता है? पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, लेकिन जो मत जो दिया जाता है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा दिया जाता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रखा जाता है। ठीक है, ये मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल जो तैयार होता है दोनों सदन से मिलकर तैयार होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दोनों में से किसी का सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसके उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि यदि वह चयन हो भी जाता है तो जो सदन के सदस्यता वाली जो सदस्यता थी वो रद्द मानी जाती है, रिक्त माना जाता है, उससे उपराष्ट्रपति के रूप में समझा जाता है। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। इस प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया? भाग 4 में। सही है, दोनों सही है। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को और भाग 4 में बने थे, ये भी सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय और गैर नियोजित होते हैं लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं। ये गैर नियोजित होते हैं, है ना। इसके खिलाफ आप जिस प्रकार से मौलिक अधिकार का यदि आपका उल्लंघन होता है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका नीति निर्देशक में कोई कुछ गड़बड़ी होता है तो इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते। या फिर गैर नियोजित प्रकृति का होता है,
ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करती है, नहीं, राज्य पर सकारात्मक दबाव आरोपित करती है, यही गलत बोला है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। यहाँ पे समझ आइए नकारात्मक दबाव और सकारात्मक दबाव क्या होता है। जैसे मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन सरकार करेगी, कोई भी गवर्नमेंट यदि करती है या फिर कोई संस्था विशेष करता है, तो यहाँ पे राज्य की बात है, तो राज्य के संदर्भ में समझ लीजिए। तो राज्य यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो फिर व्यक्ति और संस्था राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है। तो इससे क्या होगा, राज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो डीपीएसपी है इसके लिए राज्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको जहाँ जाना है जाए। ये एक नीति डीपीएसपी होता है, ये राज्य के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए नीतियाँ लाई जाती है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं 30 के बाद से। ओके बाय, थैंक यू।